वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली इस चैनल पे आपको 11, 12th और इंजीनियरिंग लेवल तक का वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक होगा डिटर्मिनेंट। इस लेक्चर को इस लेक्चर को 12th के स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि 12th के सिलेबस में ही डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, और इंजीनियरिंग लेवल के लिए भी फ़ायदा होगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट का ऐसे डिफाइन करें तो वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। क्या? वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। और इसमें पूछोगे कि सर मैट्रिक्स तो आपने पढ़ाया नहीं है, तो ये मैट्रिक्स का जिक्र, मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स है आपका कलेक्शन ऑफ द नंबर, कलेक्शन ऑफ द नंबर इन fixed number of rows and column. Collection of the number in fixed number of rows and column. ठीक है, हो नंबर चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कब डिफाइन होगा? डिटर्मिनेंट तभी डिफाइन होगा, डिटर्मिनेंट इज डिफाइन ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज डिफाइन ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज डिफाइन ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको बता दें, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज डिटर्मिनेंट का टॉपिक है, तो डिटर्मिनेंट को देख ले। तो देखिए, जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 क्रॉस 2 का, A1, A2, B1, B2। तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं रो, R1, R2। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को, इसमें जनरली इसको हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट को A1 मल्टीप्लिकेशन विद B2 माइनस A2 मल्टीप्लाई विद B1, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, इसमें टोटल एलिमेंट कितना है? टोटल 4 एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट कितना है? 4 है। कौन कौन? A1, A2, B1, B2। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम लोग, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ठीक है, ये क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि इसमें 3 रो है, 3 रो है ना, R1, R2, R3, कॉलम 3, C1, C2, C3। ठीक है, इसमें टोटल एलिमेंट इसमें कितना है? 9 है ना। टोटल एलिमेंट इसमें कितना है? टोटल एलिमेंट 9 है। तो देखो यहाँ पे तुम कंक्लूड कर सकते हो, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल एलिमेंट 4 है और यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर 2 का टोटल एलिमेंट 4 है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर 4। ऑर्डर 3 है इसका,
तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना होगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 बोल सकते हैं। तो इन जनरली हम लोग n क्रॉस n का लें, जनरली हम लोग n क्रॉस n का लें तो क्या होगा, a1 b1 c1 करके l1, a2 b2 c2, ऐसे ही करके an pn cn के ln, ठीक है। ये किसका हो गया, n क्रॉस n का। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा, n स्क्वायर होगा ना, टोटल एलिमेंट कितना होगा n स्क्वायर। जब 2 क्रॉस 2 का लिए थे तो टोटल एलिमेंट कितना था 2 स्क्वायर, 3 क्रॉस 3 का लिए तो टोटल एलिमेंट कितना था 3 स्क्वायर। तो n क्रॉस n कर लेंगे जनरल फॉर्म में तो कितना होगा n स्क्वायर, ठीक है। और इसी में जो a1 b2 c3 ln तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल, ठीक है। और बेसिकली बता दें, डिटर्मिनेंट को बहुत लोग मॉड बोलते हैं, ठीक है। तो मॉड मत बोलिएगा, वो डिटर्मिनेंट होता है। मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी देता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के पहले कोफैक्टर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्या कोफैक्टर, कोफैक्टर है क्या, तो मैं बेसिकली क्वेश्चन लेकर समझा देते कोफैक्टर क्या है, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं a1 b2 a11 a12 a13 b11 b12 b13 c11 c12 c13, ठीक है। किसका है 3 क्रॉस 3 का। इसमें पूछ दिया फाइंड कोफैक्टर ऑफ b12 एंड c13, ठीक है। तो अब कोफैक्टर कैसे निकालोगे, कोफैक्टर होता है बेसिकली, कोफैक्टर बेसिकली क्या डिफाइन करता है, पोजीशन को, ठीक ना। कोफैक्टर बेसिकली डिफाइन करता है पोजीशन को, -1 का पावर i प्लस जे, ठीक है। जहाँ पे ये -1 का पावर i प्लस जे क्या डिफाइन करेगा, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, क्या, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन rth रो एंड जे कॉलम, ठीक है। -1 कोफैक्टर क्या डिफाइन करता है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन rth रो एंड जे कॉलम। तो बेसिकली डिफाइन किसको, b12 का कोफैक्टर निकालना था, तो b12 का कॉलम को एंड b12 का रो को डिलीट कर दो, तो बचा क्या इंटरसेक्शन a11, क्या बचा, इसको और इसको आप डिलीट मारोगे तो क्या बचा a11 a13 c11 c13, क्या होगा माइनस क्या होगा -1 का पावर i प्लस जे a11 a13 c11 c13, ठीक है। अब ये -1 का पावर i कितना होगा, i इसमें मेरा b12 निकाल रहे हैं ना, तो i इसमें 1 है, j इसमें 2 है, ठीक है। ये i है, ये j है, ठीक है। तो i कितना है 1, j कितना है 2 है, ठीक है।
तो -1 का पावर i प्लस ए 1 प्लस 2 कितना आया, -1 का पावर 3 में मतलब -1, मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स a11 a13 c11 c13। तो को फैक्टर हम लोग ऐसे निकालते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें इसका देख लें, c13 का देख लें, c13 का को फैक्टर देख लें तो क्या होगा, c13 का देख लेते हैं को फैक्टर, तो क्या होगा, -1 का पावर i प्लस जे, आई कितना है 1, जे कितना है 3, 1 प्लस 3, और इस एलिमेंट का कॉलम को और रो को छिपा दे, तो क्या बचा, a11 a12 b11 b12, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 का पावर इवन पावर 1 होगा ऑलवेज, तो ये हो जाएगा बेसिकली a11 a12 b11 b12। ठीक है, तो को फैक्टर हम लोग ऐसा निकालते हैं। को फैक्टर क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं, समझ में आएगा। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में दिल का बछार कीजिएगा, अच्छा लग रहा होगा तभी कीजिएगा, ऐसे तो फिर आपका टेस्ट है। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले तो हम लोग उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही आएगा। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज का मतलब ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब समझ लो, बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब समझ लो, ट्रांसपोज, ट्रांस मतलब परिवर्तन, ट्रांस मतलब परिवर्तन, किस में, पोजीशन में, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तन किस में, पोजीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज कैसे डिफाइन होगा, ट्रांसपोज मतलब रो चेंज होगा कॉलम में और कॉलम चेंज होगा रो में। ठीक है, रो चेंज होगा कॉलम में, कॉलम चेंज होगा रो में। जैसे एग्जांपल ले लो, एक डिटर्मिनेंट ले ले, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, क्या होगा, रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, ए डैश डिफाइन कर लें, रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, a11 a12 a13, ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो जब भी अगर सारे एलिमेंट को रो को कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को रो में चेंज कर दे तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है, ए डैश इज इक्वल टू ए। तो यही है प्रॉपर्टी 1। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और एनी टू column, if any two rows or two column, if any two rows or two column of a determinant is interchange, then its numerical values is same but change in sign। ठीक है, क्या बोले, if any two rows or two column of a determinant, if any two rows or two column of a determinant is interchange, then its numerical value is same but change in sign। ठीक है, जैसे
ये सेकेंड प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लें। ये अगर सेकेंड प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लें तो नंबर के फॉर्म में लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो ले लेते हैं 1 2 4, क्या 1 2 का 4, फिर नीचे 4 2 का 1 नहीं, 1 2 का 4, फिर 7 8 6। बेसिकली ये हम बॉलीवुड और हॉलीवुड का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 का 4 अनिल कपूर, 786 अक्षय कुमार और 007 जेम्स बॉन्ड, ठीक है। तो देखो ये डिटरमिनेंट ले लिए हम लोग 3x3 का, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले थे, अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा और साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो ये ए हो गया, ठीक है, ये ए होगा, ये ए हो गया। तो इसका अगर आप लीजिएगा क्या, इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालिएगा तो हम इसके और कर लेते हैं, क्योंकि ये 0 0 है तो ईजिली हो जाएगा। तो इसके और कर लेते हैं, तो 7 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 माइनस 7 इंटू 2 14, कितना आया 7 माइनस 6 माइनस 42 आया, ठीक है, माइनस 42 आया। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि इंटरचेंज करना है, तो 1 7 0, इसको इधर इंटरचेंज कर लेते हैं ना, और इसको इधर, ठीक है, कॉलम को 4 6 7 2 8 0। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या होगा, माइनस पोजीशन होता है, तो -7 टाइम्स 8 माइनस 14 कितना हो जाएगा, -7 इंटू -6 42 हुआ ना। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है 42 42 है कि नहीं, लेकिन साइन में चेंजेस आया, आया कि नहीं आया। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन में चेंजेस आया। एक चीज़ डिटरमिनेंट का तीसरा प्रॉपर्टीज बताने के पहले कोफैक्टर पढ़े थे हम लोग, प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट पढ़ने के पहले। कोफैक्टर में वो याद कर लीजिएगा की पॉइंट की तरह, जैसे कोफैक्टर में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है था, ये था। तो आप लोग याद कर लीजिए, जैसे इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम था ए डैश निकाल रहे थे, तो प्रॉब्लम हुआ था ना ये इसमें प्लस माइनस में, इसलिए कंफ्यूज हुए थे। तो देखो याद कर लो कि ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन सिर्फ निगेटिव साइन का होगा, ठीक है। बस कौन कौन, A12 A21 A32 A23, सिर्फ ये 4 पोजीशन निगेटिव साइन का होगा, बाकी ये सब प्लस, ठीक है। इसको आप लोग की पॉइंट की तरह याद कर लो, कंफ्यूज नहीं होगा फिर। तो हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं डिटरमिनेंट का। तीसरा प्रॉपर्टीज़ है कि अगर दो रो दो कॉलम डिटरमिनेंट का आइडेंटिकल हो जाए, कोई भी, इफ एनी टू रो तो टू कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लो, 4 2 5 6 2 4 4 2 5, ठीक है। तो ये दो क्या हो गया, सेम हो गया ना, सेम हो गया, ये कॉलम सेम ये कॉलम सेम, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तीसरा प्रॉपर्टीज यही है, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टीज पे आते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, चौथा प्रॉपर्टी का एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे किसी भी, जैसे एग्जांपल है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। तो
तो एक स्केलर क्वांटिटी पी 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 मल्टीप्लाई है, ठीक ना, इस C2 कॉलम में। तो चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी भी कॉलम में, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई है तो वो स्केलर क्वांटिटी होल डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर ए डैश लिखें तो ये हो जाएगा पी टाइम्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, कोई भी रो या कॉलम से, ठीक है। कॉलम का भी एक एग्जांपल ले ले, A इज इक्वल टू A1 B1 C1 KA2 KB2 KC1 C1 A3 B3 C3, ठीक है। तो ए डैश क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, K टाइम्स होल डिटर्मिनेंट के साथ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, समझ में आया होगा। इसी को अगर जनरलाइज फॉर्म में लिख दें, इसी को अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टीज़ को अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, के किसका n क्रॉस n का, ठीक है। तो एक रो से निकला, एक दो रो से निकला तो स्क्वायर 3, ठीक है। वैसे ही कॉलम के साथ भी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, इसका जनरलाइज फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया, चौथा प्रॉपर्टी भी हो गया। एक लास्ट पांचवा प्रॉपर्टी बता दें, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में ही समझा दे पांचवा प्रॉपर्टी भी, कि A1 है A1 B1 C1 प्लस D माइनस A2 B2 C2 D2 माइनस E2 A3 B3 C3 D3 माइनस E3, ठीक है। तो जैसे कहता क्या है कि अगर ईच एलिमेंट, अगर सारा एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई m, ठीक है, किसी भी ए जैसे इसमें m टाइम्स जा रहा है, ठीक है, तो इस m टाइम्स डिटर्मिनेंट को हम लोग m टाइम्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस A1 B1 D1 A2 B2 D2 A3 B3 D3, ठीक है, प्लस A1 B1 माइनस E1 A2 B2 माइनस E2 A3 B3 माइनस E3, ठीक है। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो सारा प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गया डिटर्मिनेंट का, ठीक है। वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि ये लास्ट में क्वेश्चन भी लाए हैं सारे प्रॉपर्टी पे, सारा क्वेश्चन क्लियर, मतलब क्वेश्चन से सारा जो प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट का रिलेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। क्वेश्चन से पहले एक चीज़ बता दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट, इसका रिलेशन ठीक है, इसका रिलेशन, इस डिटर्मिनेंट का रिलेशन, और वैसे भी आप लोग जानते हो कि रिलेशनशिप में क्या ही होता है, सारा चीज़ ज़ीरो, जानते ही हो आप लोग रिलेशनशिप में क्या होता है, एवरीथिंग ज़ीरो, सारा चीज़ ज़ीरो, सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है।
और क्या ही बोले रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशन दो ही तरह का होगा ना यहाँ पे डिटर्मिनेंट में, ठीक है। एक प्रोपोर्शनल रिलेशन, और एक होगा लीनियर कॉम्बिनेशन। दो रिलेशन हो, जैसे एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के फॉर्म से समझाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें किसी ए मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट को 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 7 9, ठीक है, क्या है 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम लोग कि C3 इज 3 टाइम्स R1। तो मेरा आंसर है नो। तो मैं बोल रहा हूँ कि गलत है, ये क्राइम है भाई। ये क्राइम है, ये मैथ के साथ क्राइम है, समझे। नहीं कर सकते वैसा। तो एक की पॉइंट नोट करना कि जब भी आप रिलेशन ढूंढोगे, की पॉइंट नोट करो कि इफ वी want to search relation, then we have to search only in parallel lines, ठीक है। पैरेलल रो या पैरेलल कॉलम, आप पैरेलल में ही सर्च कर सकते हो, समझे। आप या तो दो रो के पैरेलल या दो कॉलम के पैरेलल, ठीक है। ऐसे आप नहीं कर सकते, ये क्राइम है भाई, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो बता देते हैं। R3 इज R1 प्लस R2, समझे। ये रिलेशन है यहाँ पे, क्या समझे, ये है रिलेशन। तो हो गया है डिटरमिनेंट का सारा, मतलब थ्योरी पार्ट सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब क्वेश्चन से लास्ट 5-10 मिनट, मतलब 10-12 मिनट लगेगा, उससे क्लियर कर देते हैं क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। फर्री लेके आए हैं उसमें, फर्री में क्वेश्चन लेके आए हैं, देख लो, लगभग 4-5 क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एट द लास्ट इम्पॉर्टेंट ही है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो देखो क्वेश्चन है, नहीं लिखा रहा है भाई, दी डिटर्मिनेंट 1 प्लस b 1 b 1 प्लस b 2b 1 1 1 इक्वल्स टू, समझाते हैं। देखो एक ट्रिक या कॉन्सेप्ट की तरह समझ लो कि जब भी 1 1 1 रहे, ठीक है, जब भी 1 1 1 रहे तो कोशिश करो कि उसको 0 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, या तो कहीं और, जैसे कॉलम में 1 1 है तो किसी और कॉलम में 1 1 1 ला दें ताकि वो प्रॉपर्टी लगा सकें। तो तुम लोग समझो कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखो जैसे इसमें हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दिख रहा है ना कि b प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2b प्लस 1। ऐसे ही इसमें भी हो रहा है b प्लस 2b प्लस 2,
2b+2 हो रहा है ना, तो दिख रहा है ना, तो ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं ना, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, सेम इसमें भी, तो क्या हो जाएगा 2b+2 2b+2 2b+2, ठीक है। और यहाँ पे b 1 + b 2b 1 1 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो लिख सकते हैं ना। तो क्या हमें वो प्रॉपर्टी याद है, ये वाला याद होगा आपको, ये प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग लगाए थे, प्रॉपर्टी ये कि k टाइम्स है n क्रॉस n इसका टू k का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ है, वही हो रहा है ना। यहाँ पे हम लोग निकाल के 1 1 1 कर दिए, ठीक है, कर दिए ना। और फिर ये बेसिकली बीच में वाला ये क्या हो जाएगा, हो गया, बीच वाला को छोड़ो यार, बीच वाला बाहर में जाए, बीच वाला बाहर में जाए, बी एम जे और ये देखो C1 इक्वल टू C3 क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा कि नहीं होगा, 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से ख़त्म किए। अच्छा लगा अगर तो कमेंट में दिल का बौछार कीजिएगा, छोड़ो ये। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्वेश्चन है विच, तीसरा क्वेश्चन है ना मेरा, थर्ड क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग values of alpha satisfy the equation 1 + अल्फ़ा का होल स्क्वायर 1 + 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर 1 + 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर 2 + अल्फ़ा का होल स्क्वायर 2 + 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, सॉरी 2 + 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर 3 + अल्फ़ा का होल स्क्वायर 3 + 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर 3 + 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -648 अल्फ़ा, ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर है। हाँ, ऑप्शन है -4 B 9 C -9 D 4। अब ये देखो, ये तो मेन 12th वाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीटेक वाला के लिए भी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, दिख रहा है ना, इसको बेसिकली आप लिख सकते हो ना 1 प्लस, क्या लिख सकते हो, इसको अगर खोल दे, ठीक है ना, इसको क्या कर दे, खोल दे, मतलब एक्सपेंड कर दे ना, तो 1 + अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 + 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है ना, पता हो ही होगा, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है, तो ये पता होगा। तो 1 + 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा 1 + 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा, ठीक है, इसको भी एक्सपेंड कर लो यार, 4 + अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा 4 + 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा होगा नहीं होगा, होगा 4 +
कहीं राइटिंग तो नहीं समझ में आ रहा होगा, अच्छे से लिख रहे हैं। 4 + 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12 अल्फ़ा, इसको भी कर लो। 9 + अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा, और हमें लगता है धीरे छोटा छोटा लिखना होगा, पता ज़्यादा सही रहता है। 1 मिनट। 9 + 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 12 अल्फ़ा, ये कितना होगा 9 + 3 था क्या 3 है। अबे हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है राइटिंग। ये 3 है, 3 अल्फ़ा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो कितना होगा 9 + 9 अल्फ़ा स्क्वायर। अबे जोश में आओ, अरे यार मरे मरे टाइप का मत करो, जोश में आओ, जागो 9 + 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 AB ना 3 से 9 18 अल्फ़ा। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिटर्मिनेंट रो कॉलम होता है ना। डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, या तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन बोलो, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन बोलो। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो बाइज कॉलम होता है कि नहीं होता है। तो देखो आप इसको समझ सकते हो कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख दें, ठीक है, इसको समझना, इसमें यही होता है मेन, इसको 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिख दो, ठीक है, यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 1 1, ठीक है। तो ये एक पहला मैट्रिक्स होगा, कितना 3 × 3 का है ना, मैट्रिक्स नहीं भैया डिटर्मिनेंट होगा। तो देखो 1 1 1, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर 1 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं ना, तभी ना होगा ये टर्म, तभी तो आएगा यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेशन, तभी तो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। तो 1 + अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे ही समझना है आपको, जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है, धीरे धीरे समझोगे सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर ये टर्म कैसे आएगा 1 1 1, तो 1 4 अल्फ़ा स्क्वायर 4 अल्फ़ा होगा। फिर ऐसे ही ये भी कर लो ना, 1 9 अल्फ़ा स्क्वायर और 6 है क्या, 1 + 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 AB 6 अल्फ़ा, सही बात है 6 अल्फ़ा है। तो देखो ये तो मैट्रिक्स मेरा कंप्लीट हो गया ना, सिर्फ इससे है ना, इससे 1 1 1 और इससे हो गया कंप्लीट। तो देखो मैक्सिमम टाइम आपको ये 1 1 1 ही दिखेगा यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में, चेंज होगा तो फिर लाएंगे क्वेश्चन वैसा। तो देखो अब हमें इसको ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस निकलेगा। तो 4 1 जा 4, फिर अल्फ़ा स्क्वायर 4 1 जा 4, तो वो 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर करोगे तो 1 अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, तो 1 4 अल्फ़ा कब होगा 4 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा ऑलरेडी है, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 अल्फ़ा होगा 2, ठीक है। तो अब देख लो, फिर ये हो गया तो ये भी हो गया, कैसे देखो, फिर 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 अल्फ़ा, उसी तरह से ये देख लो 4 1 जा 4, 1 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12 अल्फ़ा। फिर ये भी देख लो 9 + अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है। अबे लिखा जा अच्छा से 6 अल्फ़ा, ठीक है, 9 + अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा, 9 1 जा 9, तो 9 होगा, अल्फ़ा स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, ये कितना करेंगे मल्टीप्लाई कि 6 अल्फ़ा आ जाए, 2 अल्फ़ा ऑलरेडी है तो 3 हो गया ना, 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक हो गया। और इसी को आप कितना लिख रहे हो -648 अल्फ़ा लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो 648 अल्फ़ा लिख रहे हो ना। तो देखो अब क्या होगा, आप प्रॉपर्टी लगा। अबे डिटर्मिनेंट में पहला डिटर्मिनेंट में याद रखना, पहला चीज़ प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी फेल हुआ
ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन फेल हुआ तो क्या ही बात है, फिर एक्सपेंड करते रहो, एक्सपेंड करो फिर डिटरमिनेंट को। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी लग रहा है क्या, लगेगा तो बताओ, नहीं लगेगा तो मत बताना। बोलोगे क्यों नहीं ज़ीरो कर दें, ठीक है, दिस माइनस दिस ज़ीरो, दिस माइनस दिस ज़ीरो, तो ज़ीरो कर दो ना, 1 0 0, ठीक है। तो 4 ऑलरेडी है यहाँ पे, और 1 माइनस 4 करोगे तो आप -3 होगा, 2 माइनस 4 करोगे तो -2 होगा, 1 9 तो ऑलरेडी है पहले से, 1 माइनस 9 करोगे -8 होगा, 3 माइनस 9 करोगे तो -6 होगा, इनटू क्या, हाँ यहाँ पे एक और, यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी लागू हो रहा है ना। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लागू होगा देख के बता सकते हो आप। एक अल्फा स्क्वायर निकलेगा, एक ये अल्फा स्क्वायर निकलेगा, ये अल्फा निकलेगा, अल्फा स्क्वायर एक निकलेगा एक कॉलम से अल्फा निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब बाहर निकल जाएगा, किस प्रॉपर्टी से, ये प्रॉपर्टी से। दिख रहा होगा शायद आपको, नीचे दिख रहा होगा, इस प्रॉपर्टी से k टाइम्स a n क्रॉस n मैट्रिक्स इज इक्वल टू k का पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पहले ही हम बता दिए थे, पहला क्वेश्चन में बताए थे इंपॉर्टेंट है, और जनरलाइज फॉर्म करके प्रॉपर्टीज़ में भी बताए थे इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट है, तो अल्फ़ा क्यूब निकाल लो ना आप यहाँ से, एक ये अल्फ़ा स्क्वायर, एक ये अल्फ़ा क्यूब निकाल लिया आप, तो क्या बचा 1 1 1, और अल्फ़ा स्क्वायर 1 बचा, 1 4 9, यहाँ क्या बचा 2 2 4 6, 2 4 6 बचा ना, बचा, हाँ बचा। और आप देख लो इसमें क्या हुआ, अब इसको एक्सपेंड कर दो ना, इक्वल टू कितना था, इतना था -648 अल्फ़ा, है कि नहीं, इसको एक्सपेंड कर दो आप, एक्सपेंड कर दिया, लो -3 मल्टीप्लाई -6 18 -8 -2 कितना मल्टीप्लाई करके 16 हो गया, इंटू अल्फ़ा क्यूब, ये क्या होगा, इसमें भी आप 1 0 0 1 0 1 0 1 4 -1 3 9 -1 8 2 4 -2 2 6 -2 4, लो कर दिया कि नहीं कर दिया। अब एक्सपेंड कर लो ना इसके अराउंड, तो ये बचा था 2 अल्फ़ा क्यूब, एक्सपेंड करोगे आप तो कितना होगा, इसको एक्सपेंड करके अगर आप लिखोगे तो कितना होगा, 1 कर दो एक्सपेंड, 12 -16 -4 इज इक्वल टू -648 अल्फ़ा, कितना हो गया, -8 अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू -648 अल्फ़ा। अगर आप इसको क्या करोगे, ऐसे लिख सकते हो ना, 8 अल्फ़ा क्यूब प्लस 648 अल्फ़ा माइनस है ना, इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा कॉमन लोगे तो आप क्या बचेगा, 8 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 648 इज इक्वल टू 0, एक आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, एक आ जाएगा आपका 8 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 648, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 81, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या क्या आ गया, 0 +9 -9, दो ऑप्शन दिख रहा है ना, +9 -9, दो आंसर। MSQ था इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से MSQ, और जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसी को बोलते हैं MSQ, मल्टीपल क्वेश्चन सेम है। समझे कि नहीं समझे, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, पता क्या, इज इक्वल टू 10, तो बताएं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो x का वैल्यू बताएं। शायद हम प्रॉपर्टी बताए थे ना, एक प्रॉपर्टी बताए थे, तो इस मैट्रिक्स को दो फॉर्म में कर सकते हैं ना, m नंबर ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में, m नंबर ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। मैट्रिक्स छोड़ो पे, मैट्रिक्स नहीं बे, डिटरमिनेंट है ये, m नंबर डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर 1 2x 4x स्क्वायर 1 3x 9x स्क्वायर 1, पहला डिटरमिनेंट हुआ, प्लस x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब 2x 4x स्क्वायर 8x क्यूब 3x 9x स्क्वायर
27x³ है कि नहीं है? तो वो देखो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप निकाल सकते हो x, यहाँ से निकाल सकते हो आप x², 9 था पहले से, x², यहाँ से x² आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा बाहर, x³ आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, सेम यहाँ पे भी देखो तो x, ठीक है, x² और ये x³ निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो कितना निकलेगा बाहर, x निकला, x² निकला, x³ निकला, कितना हुआ, 3 2 5 1 6, x6 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आपका हो गया यहाँ पे x³ 1 2 3 1 4 9 1 1 1, ठीक है, हुआ, प्लस x6, हटाओ इसको, x6 1 2 3 1 4 9 1 8 27 हुआ। तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, हम बताए थे 1 1 1 रहा तो स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन में बताया था कि 1 1 1 रहा तो उसको 0 0 फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करो आप 0 0 फॉर्म में। तो जब आप इसको इसके साथ माइनस करोगे तो 0 कन्वर्ट होगा, फिर इसको भी इसके साथ माइनस करोगे तो 0 कन्वर्ट होगा। तो कर लो 1 2 3 0 0, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 2 गया -1, 9 में से 3 गया 6, 1 में से 3 गया -2, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और बाहर में मल्टीप्लाई है x³, यहाँ पे भी आप यही करोगे, दिस माइनस दिस वही होगा, हुआ कि नहीं होगा? तो आप करोगे क्या, लिखोगे आप, क्या बोल देते हैं, क्या लिखोगे आप, C2 - C1 C3 - C1 लिखोगे आप, लिखोगे नहीं लिखोगे? लिखोगे। तो 1 - 1 0, 1 2 3 तो ऐसे ही रहेगा ना, यहाँ पे x6 एग्जिटीज है, और 1 2 3, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 4 - 2 2, 8 - 2 6, 9 - 3 6, सॉरी, और 27 - 3 24। अबे कहीं गलती होगा तो बताना, कहीं गलती है ही नहीं, क्या बताओगे, है कि नहीं? अब क्या करोगे आप, एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करोगे तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक्सपेंड करोगे, दिख रहा होगा बोर्ड पे शायद, एक्सपेंड करोगे आप तो x³, और आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो कर ही दे, एक्सपेंड करोगे इसके अराउंड तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू -2 -4 -6 तो +6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको भी आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, इसके अराउंड गया 1, 24 इंटू 2 48 -36 कितना हो गया, 12 हो गया ना, और यहाँ पे कितना आया था मेरा 2, तो लिख सकते हैं ऊपर 2x³ प्लस 12x6 इजिकल टू 0 नहीं बे, इजिकल टू 10, इजिकल टू 10। अब आप समझदार होगे कि सॉल्व कर लोगे, इसे कर लोगे ना, कि नहीं कर पाओगे, शायद आप कर लोगे, इतना समझदार हो गए आप। देखो ऐसे हो जाएंगे सॉल्व इसे, x³ को t ले लो यार, क्या यार, स्पेस का इतना प्रॉब्लम है ना छोटा बोर्ड में, ये हो नहीं पाता, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो दिख रहा है। x³ को अब t ले लो तो क्या हो जाएगा, 2t प्लस 12t² -10 इजिकल टू 0, होगा कि नहीं होगा? तो t प्लस
60 स्क्वायर माइनस 5 इजकल टू 0। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -6। सॉरी इसे आप ऐसे लिख लो ना, 6t स्क्वायर प्लस टी माइनस 5 इजकल टू 0। टी का वैल्यू कितना होगा बताओ बे? टी का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा टी का वैल्यू? -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4c या 24 इंटू 5 120 होता है ना 120। वाह क्या बताए हो, तुम सही बताते हो। डिवाइड बाई 2 है 12। टी का वैल्यू -1 प्लस माइनस 11/12 कितना आ गया? कितना है बे? कितना है? -1 और 11 माइनस 1 10/12 5/6। तो ये आंसर मत लिख देना बे, बहुत का गलती होता है। आया सीधा आंसर लिख दिया, कमाल करते हो पांडे जी। ये थोड़ी ना होगा, आपने तो x³ को टी माना था ना, और ये t का वैल्यू आया है -1/5/6 और t क्या है? x³। तो x का वैल्यू क्या होगा? -1 और 5/6 का पावर 1/3 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोशिश करेंगे डे टू डे इम्प्रूव करें, अपना कंटेंट अच्छा डिलीवर करें, थॉट प्रोसेस में इंक्रीज़ करें। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कंटेंट डिलीवरी करने में, अच्छा कंटेंट डिलीवरी करने में अभी थोड़ा ठीक ही है, अच्छा बताइएगा आप लोग। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं। शेयर तो करना ज़रूरी ही है, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।